सो गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस रितेश विनवल रियल्टी सर्विसेज। आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ विच इज़ वेरी मच नीडेड इन गुड़गांव एक्चुअल में। अगर मैं गुड़गांव में पुराना हूँ एंड आई एम इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो मेरा काम सिर्फ आपको गुड़गांव में नए प्रोजेक्ट्स ही नहीं बताना है। मेरा काम आपको गुड़गांव में ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बताना है विच आर स्ट्रक अप प्री रेरा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस से डिस्कशन करूँगा कि कैसे गवर्नमेंट चाहे तो इन प्रोजेक्ट को इजीली कंप्लीट कर सकती है आज के डेट में, स्पेशली इन गुड़गांव। बेसिकली रेरा आने का पर्पस क्या था। रेरा आने से पहले आपको पता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में स्ट्रकअप हो रहे थे। बिल्डर्स आपसे बुकिंग अमाउंट लेता था, कहीं और इन्वेस्ट करता था, या फिर 30-40% पैसे लेके प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाता था, या फिर लैंड टाइटल्स क्लियर नहीं होती थी, मल्टीपल लेयर्स में लोन्स होते थे, कई बार वायलेशंस होती थी, स्ट्रक्चर रिलायबल नहीं होता था, या फिर प्रोजेक्ट्स एक बहुत ही आम जो गुड़गांव के अंदर आपको दिखेगा जहां पर बिल्डर ने 95% पेमेंट ले लिया एंड जस्ट दे बॉट द स्ट्रक्चर, नॉट सुपर स्ट्रक्चर ऑल्सो, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर मीन्स लॉट ऑफ थिंग, मतलब उतने लेवल ऑफ फ्लोर खड़े करके बिल्डर ने छोड़ दिया, कंप्लीटली जस्ट वेंट अवे। ये रेरा से पहले बहुत होता था। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वन रीजन कैन बी एक्यूटेड टू कि क्योंकि उस वक्त बिल्डर्स के पास मार्जिन्स इतने कम थे। दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, एक अथॉरिटी नहीं होने से ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने से क्या हो रहा था कि हर तरह के बिल्डर्स इसमें घुस रहे थे, तो इससे काफ़ी तरह की इश्यूज आ रही थी एक्चुअली। ठीक है, देखो अब जो पास्ट था वो हो गया। रेरा वॉज लाइक, मतलब काफ़ी सारे होप्स थे कि ये सारे प्रॉब्लम्स अभी नहीं आए। उसके बारे में मैं अलग चर्चा करूँगा कि रेरा के बाद भी ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो गया। गुड़गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे गए हैं ओनली अफोर्डेबल कैटेगरी वाले। नॉन अफोर्डेबल वाले आर डूइंग वेरी फाइन, सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसके बारे में मैं अलग डिस्कशन वीडियो में, लंबे डिस्कशन में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने अलग अलग वीडियोज़ में दी, बट आपको ना पूरा सिस्टमैटिकली आपको बताऊंगा कि मतलब वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है। और मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ने एक रेरा अथॉरिटी बना तो ली जिससे आगे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, यानी कि आपने एक पुलिस स्टेशन बिठाया है इसलिए ताकि इस रोड पे चोरी नहीं हो, या फिर आपने एक हॉस्पिटल बनाया था जिसमें नए लोगों का इलाज हो सके। पर व्हाट अबाउट पीपल हु ऑलरेडी हैज हर्टेड देमसेल्व्स, व्हाट अबाउट द पीपल लाइक जो ऑलरेडी क्राइम का शिकार हो सके, क्या उनको रिजोल्यूशन नहीं मिलना चाहिए एक्चुअली। सो बात यहाँ ये हो रही है। और देखो, मुझे बाकी जगह का तो नहीं पता, बट गुड़गांव में गवर्नमेंट सिर्फ अपना विलिंगनेस दिखाए ना, विदाउट इन्फ्यूजिंग अ सिंगल पेनी, गवर्नमेंट सारे के सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवा सकती है इन गुड़गांव। इनफैक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कमा सकती है इन टर्म्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने एक चवन्नी को भी इन्फ्यूज़ करो, क्योंकि गवर्नमेंट से खुद पैसे इन्फ्यूज़ करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है। पर मेरा कहना है अगर प्रोएक्टिवली इसको डिसाइड अगर सरकार कर ले तो इसको इजीली कर सकते हैं। इसके 2-3 रीजंस एक्चुअली। देखो, आज के डेट में आपको मानना पड़ेगा कि एक तो नंबर्स बहुत ज़्यादा है। मेरा अप्रॉक्स मानना है कि नॉन अफोर्डेबल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, जो प्री रेरा ऑलमोस्ट 30 से 35 हज़ार फ्लैट स्ट्रकअप है। कुछ प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हुआ है, कुछ गवर्नमेंट ने आप स्वामी फंड भी बनाया, सो बेसिकली कि स्ट्रक प्रोजेक्ट्स को काम करने के लिए ऑल ओवर इंडिया। पर दीज आर वो बहुत स्मॉल स्टेप्स है। उससे अगर आप ऑन ग्राउंड देखोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चेंज आ रहा है एक्चुअली। वो बहुत ही स्वामी फंड्स ये सब ऑलरेडी उनको ही सिर्फ मिल रहे हैं जो ऑलरेडी फीजेबल है, जहां बहुत सारी अनसोल्ड इन्वेंट्री है। बट हर प्रोजेक्ट वैसा नहीं है ना। कहने का ये मतलब है एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन ही निकल पा रहा। दूसरी चीज़, इट इज़ वेरी ह्यूज इन नंबर। अगर आप इन टर्म्स ऑफ देखोगे, पॉपुलेशन विच इज़ बिंग हिट इज अप्रॉक्सीमेटली अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल मान लो, एक फैमिली में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट स्ट्रकअप है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब एक मिडिल क्लास के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन समझ सकते हो। हम ये तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके एटलीस्ट गुड़गांव में तो आप डिलीवर करवा सकते हो। देखो, कराना तो आपको खैर पूरे हरियाणा में चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं तो पूरे इंडिया में करवाना चाहिए। पर देखो, क्योंकि मुझे बाकी जगह की कैलकुलेशंस इतने नहीं पता, गुड़गांव में करा सकते हो, और बेस्ट थिंग विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल मनी। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर सपोज मान लो, मेरा कहना है कि अगर ये फ्लैट कंप्लीट हो जाते हैं और सप्लाई में आ जाते हैं, देखो गुड़गांव में ना आपको ये बात समझना पड़ेगा, गुड़गांव में जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दे आर ऑल हाईली प्राइस, अल्ट्रा लग्जरी, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। देखो, मैं खुद उन प्रोजेक्ट्स को बेचता हूँ, क्योंकि नेचुरल सी बात है, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। कोई ये सोचे कि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ या मैं कोई समाज सेवी हूँ, तो नहीं हूँ भाई। मैं सीधी बात है, मैं तो उन प्रोजेक्ट्स को बेचता हूँ और मैं उस पर कमीशन भी कमाता हूँ। वो मेरा बिजनेस है एक्चुअली। पर हम सोचते हैं कि चलो उस बिजनेस के साथ अगर सपोज मान लो हमारे एक्सपीरियंस हम कहीं और लोगों को यूज़ करके हेल्प करा पाए, तो वी कैन डू दैट। आज के डेट में अगर वो फ्लैट सप्लाई में आ जाते हैं, सो जो
कैटेगरी है ना, जैसे गुड़गांव में एक अफोर्डेबल रेंज की कैटेगरी है विच सर्व्स द पीपल ऑफ 30, 40, 50 लाख रुपीज़, यानी कि जिसकी सैलरी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये तक है, उनके लिए अफोर्डेबल है। बट व्हाट अबाउट मिडिल क्लास पीपल? यार 2, ढाई, 3 लाख वाले भी तो लोग हैं। अब सोचो आज 2 या 3 लाख लोगों को भी मतलब हम एक उस कैटेगरी में लेते, इनके लिए एक प्रीमियम रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स है। और जो पुराने जो भी प्रोजेक्ट्स बने थे, दे वर ऑफ दैट प्रीमियम रेंज प्रोडक्ट्स, मतलब नाइदर दे आर अफोर्डेबल, नाइदर दे आर अल्ट्रा लग्जरी, दे आर इन अ मिड लग्जरी हम कह सकते हैं। यू कैन सी ऑल दी प्रोजेक्ट्स न्यू गुड़गांव में आज जाओगे तो दे आर ऑल मिड लग्जरी प्रोजेक्ट्स। चाहे आप डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स को देख लो, बेस्टेक के प्रोजेक्ट्स को देख लो, माइक्रोटेक देख लो, आज इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो आ नहीं रहे। मिड लग्जरी का सप्लाई तो चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे स्टेज पे है कि यहाँ पर अगर जल्दी से काम वाम शुरू हो जाए, ये सारे सप्लाई में आ जाएंगे। आज गुड़गांव में ये चैलेंज नहीं है। पर अगर बाय द वे मिडिल क्लास जो को गुड़गांव में अगर घर नहीं मिलता तो एंड ऑफ द डे दे हैव टू लीव द सिटी, वो कहीं और सिटी में जाएंगे। तो मेरा कहना है कि अगर बाय द वे एक लेयर चलता है, टॉप मैनेजमेंट सैलरी वाले, मिडिल सैलरी वाले, लोअर सैलरी वाले, हर रेंज वाले, देखो एंड ऑफ द डे अगर घर नहीं मिलता तो उनको ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर उनके लिए बिल्कुल अनअफोर्डेबल हो गया, वे रोड पे तो रहेंगे नहीं, फिर दे विल मूव टू ऑल्टरनेट प्लेसेस, मे बी दे विल मूव टू सम अदर places like Bangalore, Pune, या any places which give them their dream home along with the job security. देखो this is very much required. आज शायद इस चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, या फिर एक गुड़गांव के एक रियल एस्टेट बूम में ये सारी चीज़ें छुप गई है, पर एक टाइम के बाद ना अगर यहाँ से ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया या इस लेवल के एम्प्लॉयज़ अगर जाने शुरू हो गए ना, तो मतलब ये समझ के चलो कि हरियाणा गवर्नमेंट विल बी द बिगेस्ट लूजर इन द इंटायर गेम। क्योंकि आपको ये बात बता दूं, जो हरियाणा गवर्नमेंट का कॉम्प्लिसेंसी है ना इस गुड़गांव को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रियल एस्टेट को लेके, ये एक दिन अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन हरियाणा सरकार को बहुत बड़ा लेके डूबेगा। देखो क्योंकि इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ कि आज गुड़गांव हैज़ बिकम अ IT सिटी। IT से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर वाइट कॉलर जॉब है, सबसे ज़्यादा टैक्सेस यहाँ से कलेक्ट होते हैं, परचेजिंग पावर यहाँ ज़्यादा लोगों का है, ऑल इनकम इज़ इन वाइट, कॉर्पोरेट क्लास है, तो मतलब एक मनी मिंटिंग प्लेस है। आज हरियाणा गवर्नमेंट चाह के भी दूसरा IT प्लेस नहीं बना पाई। दे वांटेड टू मेक फरीदाबाद एज ए IT हब, दे आर नॉट एबल टू मेक। दे वांटेड टू मेक कुंडली, दे वर नॉट एबल टू मेक। दे वांटेड टू मेक पंचकूला, दे आर नॉट एबल टू मेक। तो ओनली गुड़गांव इज देयर जो हरियाणा गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा सेट है। अगर सपोज बाय द वे ऐसा कुछ हो जाए कि जहां गुड़गांव लूजेज इट चार्म, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे लगता है कि हरियाणा विल बी अ स्टेट विच इज़ एज लाइक जो एक बीमारू स्टेट होता है ना, वैसा बन जाएगा। आज हरियाणा की प्रॉस्पेरिटी जो है उसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज बिकॉज दे हैव बीन एबल टू क्रिएट अ सिटी लाइक गुड़गांव। चलो मैं कहता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट को इसमें कितना कंट्रीब्यूशन देना नहीं देना मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट यू वर लीडिंग, तो आपने बना ली वो चीज़ें। बट स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस था, DLF लाइक बिल्डर्स एक्टेड ऑन टाइम, तो सब कुछ अच्छा हो गया। चलो उसका क्रेडिट भी आप ले लो पूरी तरीके से। पर मेरा कहना है अगर इस चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए तो यू विल कम्प्लीटली बी फेस्ड आउट। जो आम हरियाणवी है ना उनको भी इस चीज़ का, या फिर आम हरियाणा के जो रेसिडेंट्स है ना लिविंग इन एनी प्लेस ऑफ द हरियाणा, दे विल हैव टू बियर द बर्डन अगर गुड़गांव को कुछ हो गया तो। पर जो आप कॉम्प्लिसेंसी दिखा रहे हो ना, पता नहीं क्या प्लान कर रहे हो, बट यू हैव कम्प्लीटली फेल्ड। तो अब गाइस मुद्दे पे आते हैं। रेरा अथॉरिटी बनी इन चीज़ों को रोकने के लिए, पर पुराने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए कोई एक ऐसी संस्था नहीं बनी इस पूरे चीज़ों को ले पाए। गवर्नमेंट को सबसे पहले ये बात एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ इन गुड़गांव देर आर लॉट ऑफ स्ट्रकअप प्रोजेक्ट्स, मे बी दे कैन रेप्लिका द इंटायर थिंग। और गुड़गांव में मैं फिर बता रहा हूँ 1 रुपये पैसे नहीं लगाने। इसका वन ऑफ द रीज़न क्या है, गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए हैं विच कैन ऐड टू द बेनिफिट, क्योंकि आपके पैसे अब नहीं लगेंगे, लैंड प्राइसेस के रेट्स बढ़ गए हैं और सारे पुराने प्रोजेक्ट्स ओल्ड FAR पे बेचे हुए। सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा एग्जैक्टली, बहुत इजीली वाइबल हो सकता है चीज़ों को लेके। सो दे कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट कि आपके बिना आपके पैसे लगाए तैयार हो सकता है। और सबसे चीज़ के बढ़िया रेवेन्यू मिलेगा, 6-7%, 8% कमाना सर, मस्त एकदम प्रोजेक्ट्स बनवा के विन विन सिचुएशन बन जाएगा एकदम बढ़िया मस्त एकदम रह के। इनफैक्ट अगर हो सकता है तो यू हैव टू क्रिएट ए स्पेशल मिनिस्ट्री आउट इन हरियाणा गवर्नमेंट, या फिर GMDA में एक स्पेशल डिवीजन या एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा विच डील्स इन दी ओल्ड स्ट्रकअप प्रोजेक्ट। मतलब एक नहीं होती कि एक अथॉरिटी रहेगी जिसका काम ही यही है, जिसको काम ही यही सिर्फ दिया गया है कि लिस्ट ऑफ चाहे IAS ऑफिसर्स हैं चाहे ओल्ड जजेस हैं, कि उनका एक पैनल बना के कि मतलब गुड़गांव के ओल्ड प्रोजेक्ट्स को स्ट्रकअप को कंप्लीट कराना है। मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, आप समझ सकते हो एग्जैक्टली। कुछ चीज़ें हम अपने सजेशन से भी देख सकते हैं क्योंकि मैं ना केस स्टडी पढ़ता रहता हूँ एक्चुअली, एक्सपीरियंसेस समझता रहता हूँ एक्चुअल में। सपोज मान लो एक प्रोजेक्ट मैंने ड्रोन में दिखाया आपको, एज एग्जाम्पल दिस इज टुडे का कैनरी ग्रीन एंड कैलीडोरा, और पीछे आपको CHD1 दिख रहा है, 3 प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं जो अब आप देखोगे ये प्रोजेक्ट्स स्ट्रक्चर खड़े हैं, 95% तक बिल्डर पेमेंट ले चुका है एंड देयर बिल्डर इज गॉन, नोवेयर दे आर ऑन द ट्रैक। अब आप इस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करो। अब 10 साल
साल हो गए यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। आप स्ट्रक्चर की हालत देख लो, अब ये मतलब कम्प्लीटली एक्सपोज्ड है टू सनलाइट, रेन, ऑल काइंड ऑफ ये साइट्स खुले हैं यहाँ पर, कोई आए चोरी करके ले जाए, कुछ करे। मतलब मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज के डेट में कोई क्रिमिनल वहाँ पर क्राइम करके छुप भी सकता है, मतलब इस तरह का हाल है। कल को पता लगे कि ऐसे इंसिडेंसेस भी हो रहे हैं। खंडहर जैसी जगह है तो नेचुरल सी बात है कि मतलब यू कैन फाइंड दिस पीपल अराउंड देयर, वहाँ छुप सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं एक्चुअली। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई अगर आप करते हो तो अब आप देखो इसकी स्टेक होल्डर्स कौन कौन है अदर देन बिल्डर। बिल्डर देखो, बिल्डर नहीं बना पा रहा, जस्ट किक देम आउट, दे आर इनकम्पिटेंट, बाहर करो इनको। पहला जो स्टेक होल्डर है, दे आर दी बायर्स एक्चुअली। बायर जिन्होंने फ्लैट लिए हैं, ये वो लोग हैं जो फंसे हुए हैं एक्चुअली। देखो लैंड दो तरह से था उस वक्त, मे बी इट वॉज ऑन द कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटर के लैंड होती थी या कई बार सेल्फ ओन्ड होती थी। कोलैबोरेटर, क्योंकि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि हर टाइम कोलैबोरेशन की डील्स अलग अलग तरीके से होती है। उस वक्त बिल्डर ये प्रेफर करता था कि वही कोलैबोरेटर को ऐड करना जो इनसे फ्लैट ले सके। इसका रीजन क्या था, क्योंकि मार्जिन बहुत कम थे, इन्वेंट्री ऑफलोड स्लो होता था, तो उस कारण से कोलैबोरेटर को फ्लैट दे दिया। और आप इसीलिए बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो यू विल फाइंड कोलैबोरेटर के फ्लैट्स है, कोलैबोरेटर के फ्लैट हैं, बिल्डर 30% 20% कोलैबोरेटर को मिल गया। अगर दूसरे वे में देखें तो दे आर देमसेल्व्स दी बायर एक्चुअली। नेचुरल सी बात है, अब वो भी बायर ही हो गए हैं, तो बायर और कोलैबोरेटर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तीसरा हो गया, अगर बाय द वे एक जेवी हो सकता है कि मतलब लाइक देयर आर सम काइंड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, तो नेचुरल सी बात है उसको प्रॉफिट कितना मिलना है वो तो भगवान भरोसे ही है। एक चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वो है बैंकर्स। बैंकर्स ने, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि मल्टीपल लेयरिंग में फंडिंग हो जाती थी, तो एक बैंक ने उनको लैंड पे भी लोन दिया हुआ होगा, उनको कंस्ट्रक्शन में भी लोन दिया हुआ होगा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दी बैंक्स एक्चुअली, मतलब वो भी एक स्टेक होल्डर्स हो गए क्योंकि बैंक है, उन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा क्योंकि बिल्डर जब जाता है तो बहुत सारे लोगों के पैसे लेके जाता है साथ में, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे भी ड्यू होंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको भी पैसा मिलना चाहिए अपना। कई सैलरीज पेंडिंग होगी, कई जगह पे उनके ना प्राइवेट जो फिनेंसर्स होंगे, बिल्डर सबसे पैसे लेके भागता है एक्चुअली, उनके भी पैसे इन्वॉल्व होंगे। जो जो के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गए स्टेक होल्डर्स। अब इनका क्या होना है ये आगे हम डिसाइड करेंगे एक्चुअली। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज मेक अ फास्ट ट्रैक कोर्ट टू सेटल ऑल द थिंग्स, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड। सपोज मान लो कोर्ट अगर इन्वॉल्व होगी तो ये प्रोजेक्ट्स आज शुरू होगा तो अगले 10-12 साल तक तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो पाएगी, तब तक शायद ये स्ट्रक्चर उस लायक भी ना रहे कि मतलब यहाँ पर कुछ हो पाए एक्चुअली। सो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना पड़ेगा, जो टारगेट लेके 6 महीने से 1 साल के अंदर इनको सारी चीज़ों को सेटल करना, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर नहीं बना सेटलमेंट करने के लिए सारी चीज़ें डिस्कशन करना बिल्कुल बकवास रहेगा, कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। अब क्या है कि एक पैनल बिठाना पड़ेगा प्रॉपर। क्यों बिठाना पड़ेगा? देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू जज इन अ प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले मैंने कहा कि हु आर दी बायर्स। ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है, जिनके नाम पे डॉक्यूमेंटेशन बने वो बायर है, पर हाँ क्योंकि मैं बात करूँ 10 साल 11 साल पुरानी बातें, व्हेन देयर वाज नो आधार कार्ड सिस्टम, तो उस जमाने में क्या होता था कि आप अगर जब आइडेंटिफाई करने जाओगे, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ना बहुत सारे आम्रपाली के केसेस में देखा है और भी देखे हैं, मतलब लाइक वो सारी चीजें मैंने देखी है एक्चुअली। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई फ्यू ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टीज एंड द बोगस बायर्स, यानी कि एक फ्लैट जिसका 90 से 95% पेड अप है और वो बंदा टर्न आउट ही नहीं होगा एक्चुअली आने के लिए। दिस इज द एक्चुअल थिंग, दिस इज हैपनिंग इन मेनी ऑफ द प्लेसेस कि वो बंदा ये बिल्कुल बोगस है। कई बार ऐसे भी केसेस है कि वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे हो सकता है कि मतलब एक बंदे ने अपने आप को मल्टीपल नेम्स में, मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 3-3 4-4 पैन कार्ड्स हुआ करते थे। सपोज मान लो वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो जो भी है ना बेनामी बोगस, ये में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो बेनामी है उनको और ये सारे फटाफट रिजोल्यूशन, बेनामी है किक देम आउट रिलीज इन्वेंट्री, बोगस है किक देम आउट रिलीज इन्वेंट्री। एक चीज आइडेंटिफाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि बिल्डर क्या करता था कि जो उनके अपने खास लोग होते थे, या फिर कई बार मालिक के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, स्टाफ के नाम पे प्रॉपर्टी, वो सिर्फ बुकिंग अमाउंट देके वो छोड़ रखा उन्होंने। उनका ये फंडा होता है, फॉर देम इट वॉज जस्ट इन्वेस्टमेंट, उनको एंड में बेचना होता था। तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ यूनिट जिन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए दे रखे हैं, सिर्फ बुकिंग अमाउंट दे रखे, 10% दे रखा, 20% दे रखा, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बायर्स, नाइदर दे शुड गेट द बेनिफिट्स ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि नेचुरल बात है 20 लाख लेके वो इतना फायदा तो नहीं उठा सकते। और उनको भी आप कंसिडर करो कि यार उनको ये साथ कैसे सेटलमेंट करना है एक्चुअली। जो उन्होंने शॉर्ट पेमेंट्स दे रखी है, जो एक्चुअल बायर था वो बेचारा 90-95% दे के बैठा है, एक बंदा 5 से 10 लाख रुपए दे के बैठा है, तो आप उसको सेम बेनिफिट तो दे नहीं पाओगे। क्या होता है कई बार बिल्डर्स क्या करते थे, पैसे उठाने के लिए वो कई बार क्या करते थे, अपनी प्रॉपर्टी को प्लेज भी कर देते थे एक तरफ, और दूसरी तरफ उस प्रॉपर्टी को बेच भी देते थे, तो डॉक्यूमेंट्स भी बना देते थे। ये चीजें होती थी। तो आपको नेचुरल सी बात है, व्हेन यू विल लाइक रियलाइज, यू विल फाइंड लॉट ऑफ जिनको चीजें प्लेज की हुई है, इस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्चुअली। तो नेचुरल
नेचुरल अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो खुद ही आ जाएंगे एक्चुअली, तो उनके भी कुछ अमाउंट्स होंगे। अनसोल्ड इन्वेंट्री डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ लिस्ट में होंगे जो अनसोल्ड ही है एक्चुअली। अनसोल्ड में भी आपको बता दूं, क्योंकि आम्रपाली में दिस केस हैपेंड वेयर आई मेड अ वीडियो, जब एनबीसीसी ने जब आप उनको लिस्ट मिली थी तो दे वर कंसीडर्ड एज अनसोल्ड इन्वेंट्री, बट बाद में पता लगा उसके भी क्लेमेंट्स आ गए, पेपर्स बने हुए इस तरह से। तो उसका एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है एक्चुअली, ये इस तरह से नहीं होता। आपको प्रॉपर बायर पोर्टल बनाना पड़ेगा जहां पर यू विल एबल टू कनेक्ट ऑल द बायर्स प्रॉपर, मतलब देयर विल बी पीपल, अगर उनका फोन नंबर नहीं, ईमेल आईडी नहीं है तो उनके घर जाना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी। न्यूज़पेपर्स में एड्स देने पड़ेंगे, लोग कनेक्ट कर पाए अगर बाई रेफरेंस, वो मतलब दिस इज अ टास्क एक्चुअली विच यू हैव टू डू। तो ये भी आइडेंटिफाई करना है आपको जो एक्चुअल अनसोल्ड इन्वेंट्री है, मतलब रियल अनसोल्ड इन्वेंट्री विद नो क्लेमेंट्स एक्चुअल में। और एक चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, द अनयूज्ड एफएआर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है, वहां पर 20 टावर बनने थे, बना सिर्फ 10 टावर है या 15 टावर है, 5 जो टावर है दैट इज कंप्लीटली अनयूज्ड एफएआर। मेरा कहना है ये तो आज के डेट में बिल्कुल फ्रेश तरीके से फ्लैट बन सकता है। सबसे पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग द बायर्स, द कोलैबोरेटर्स विच कैन टर्न आउट टू बी अ बायर, बैंक्स हो गए, ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर ड्यूज हो गए, सैलरी पेंडिंग हो गई, प्राइवेट फाइनेंसेस हो गए। सबसे पहली चीज है टू मेक इट फीजिबल, इनका इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ इज जीरो। बैंक से प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को सिर्फ अपने पैसे मिलेंगे, पुराने लोगों को सिर्फ अपनी सैलरी मिलेंगी, फाइनेंसर्स को सिर्फ अपने मतलब लाइक लोन पैसा रिटर्न होगा, एंड यूजर को सिर्फ अपना फ्लैट मिलेगा। मतलब आपको ये जो पेनल्टी है ये वो इस तरह से नाउ इट इज कंप्लीटली गॉन एक्चुअली। ये इसलिए किया जा रहा है बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द ग्रेटर गुड। एक तरफ जहां आप बिल्कुल जीरो पे बैठे हो, वहां पर आइडियली आप कुछ लेके बैठोगे तो नेचुरल से ऑफ कोर्स देयर हैव टू बी सम काइंड ऑफ मतलब लाइक सैक्रिफाइस यू हैव टू डू, या फिर एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को देखते हुए एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बैंक का मान लो इंटरेस्ट इतना बनता है, उसको सेटल करके कुछ कर लिया, कुछ ये उस तरह से करके। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि स्ट्रक्चर पुराना हो चुका है, सो एक प्रॉपर कंपनी जो मतलब एक्सपर्ट है उनको हायर करके जो स्ट्रक्चर है आज के डेट में वो कितना रिलायबल है नहीं है, अगर सपोज मान लो आज के डेट में उसमें एक्स्ट्रा क्या वर्क कराना पड़ेगा जो सो दैट स्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी रिस्टोर रहे वापस से। क्योंकि जब 10 साल आप उसको एक्सपोज कर चुके हो हर जगह, तो ऑफकोर्स आप ये नहीं सोचोगे कि मतलब आपको वापस से 10 से 15% बैक जाना पड़ेगा एक्चुअली। इट्स नॉट समथिंग कि आपको एज इट इज मिल रही चीज़ें, या तो 10 साल पहले प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था तो शायद वो इशूज़ नहीं आती। यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कहीं कंस्ट्रक्शन पुअर है, कहीं स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ है, कहीं सरिया कमजोर है, कहीं सरिये में जंग लग गया है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वो चीज़ देखनी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बाद में वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एक्चुअली। पानी भर भर के बेसमेंट में पड़ा रहा है, तो ये सब चीजें हैं। तो रिलायबिलिटी देखना ये इसलिए किया जा रहा है सो दैट ऑल कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड। और एक चीज और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कई बार ऐसे केसेस आए हैं आम्रपाली में भी ऐसे केसेस है वेयर 1 यूनिट वाज अलॉटेड टू 2 पीपल। ये कैसे होता है, एक बंदे ने 60% दे दिया, वो उसने मना कर दिया कि आप साइट पे प्रॉपर काम नहीं कर रहे, उसकी कैंसिल किसको किसी और को अलॉट कर दी। तो ये चीजें भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्या है नहीं है, किस बेसिस पे कैंसिल किया नहीं किया, ये चीजें एग्जैक्टली। बाद में उसने पेमेंट जाके जमा की तो उससे भी पैसे ले लिए, तो ऐसे मिल जाएंगे आपको केसेस। लीगैलिटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो क्योंकि दैट प्रोजेक्ट इज नाउ ओल्ड, सब आपको देखना पड़ेगा जो कंप्लायंस है, जब वापस से जैसे रिस्टोर करना है, देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स, जो अथॉरिटी के सारे लाइसेंसेस रिन्यू कराने पड़ेंगे, सारे अप्रूवल्स वापस लेने पड़ेंगे, तो कितना कॉस्ट और कितना टाइम लग सकता है इस चीज पे वो करना पड़ेगा एक्चुअली। एक चीज और है, वायलेशंस को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्चुअली, और उसको सही कैसे किया जाए तो उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज मान लो मेरा कहना है कि एक प्रोजेक्ट एक लेआउट के हिसाब से बेच रहे हैं, बट साइट पे वो कंप्लीटली अलग तरीके से बना रहे हैं। ऐसा होता है कि वो 12 फ्लोर के हिसाब से बेचे, बट वो 14 फ्लोर के हिसाब से बना रहे हैं एक्चुअली, या फिर अप्रूव्ड है 12 फ्लोर, 14 फ्लोर बना रहे हैं, 14 फ्लोर बेच रहे हैं। क्योंकि क्या होता था कि कई बार इनको लगता था कि पोजेशन तक मे बी एफएआर ऐड हो जाएगा, या मतलब वो सेटिंग करके उसका ओसी ले लेंगे, अप्रूवल ले लेंगे, ऐसी चीजें चलती थी एक्चुअली। आपको वायलेशंस भी बहुत सारी मिल जाएंगे एक्चुअली। नेचुरल सी बात है कि उस वायलेशन को किस तरीके से प्रॉपर लाइजनिंग करके करेक्ट किया जा सकता है, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा डेटा निकलने के बाद वी हैव टू ऑक्शन द प्रोजेक्ट एंड ब्रिंग द पीएमसी। पीएमसी इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल एनबीसीसी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। आप देखो क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एनबीसीसी ने लिए हैं। एनबीसीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी वो फंड्स भी इन्फ्यूज कर सकती है, दे हैव कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइजेशन ऑल्सो। सब पीएमसीज ला सकते हो, या फिर आप ये एनबीसीसी तो सरकार की, बाकी प्राइवेट ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कैपिटल फंड्स हैं, बहुत सारे सब कुछ है वाली बात है। हु कैन टेक केयर, जैसे यूनिटेक के केसेस में प्रोजेक्ट वाइज भी बहुत सारे पीएमसीज जैसे किया है, ये वो इस तरह से मैं नाम बता दूंगा आपको। इनको आइडेंटिफाई करो एंड ऑक्शन देम। नेचुरल सी बात है कि वो भी अपना ये सारे डेटा के हिसाब से दे विल पुट ए वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। वैल्यू लगाया प्रोडक्ट का, वो कहते हैं इतने पैसे अगर मुझे मिलेंगे इस ऐसे इस तरह से मिलेंगे, सो आई कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें पीएमसी अनयूज्ड एफएआर देखेगा, अनसोल्ड फ्लैट्स देखेगा, क्योंकि सबका वैल्यू रियलाइज होगा ना कि देखो जिसमें जितना ज्यादा अनसोल्ड इन्वेंटरी होगी और जितना ज्यादा खाली लैंड होगा
अनयूज्ड एफएआर होगा, वो प्रोजेक्ट्स उतनी ज़्यादा फीजिबल होंगे। तो अगर वो होगा तो ऑफकोर्स नेचुरल सी बात है कि द एनबीसीसी आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट सेल द एफएआर और दे देमसेल्फ कंस्ट्रक्ट द न्यू टावर। तो और ज़्यादा सपोर्ट करना है तो उसको नए एफएआर के हिसाब से आप फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोजेक्ट में 15 टावर थे, 10 टावर उन्होंने बना दिए, 5 टावर नहीं बनाया, दो सेम एफएआर कैन बी, मतलब उसको नए एफएआर के हिसाब से आपको कलेक्टिवली ऑक्शन किया जा सकता है, उसकी वैल्यू इस तरह से लगाई जा सकती है सो दैट आज आइकॉनिक टावर्स बन रहे हैं। आप देखते हो कि गुड़गांव में देर एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, 5 टावर में 500 फ्लैट आ रहे हैं, 60 फ्लोर की बिल्डिंग आ रही है, 45 फ्लोर की बिल्डिंग आ रही है। तो दे आर एट द न्यू एफएआर, कम लैंड में ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इतना एफएआर मिलने से लैंड वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी एक्चुअली। तो अनयूज्ड एफएआर जो नए एफएआर के हिसाब से उस लैंड को ऑक्शन करोगे तो यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग और प्रॉफिटेबल होगा, लैंड की वैल्यू मिल जाएगी, सब कुछ है और इससे इस पैसे से सब कुछ सेटल हो जाएगा, बैंक भी सेटल हो जाएंगे, वेंडर्स भी सेटल हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी। अब मैं एक केस मान के चलता हूँ, वर्स्ट केस है जहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली नॉन फीजिबल एक्चुअली। यहाँ पर मेजर इशू आ सकता है और मेरा ये कहना है मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, मैं कह रहा हूँ इनफैक्ट 50-60% ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे विल बी एट ए लॉस एक्चुअली। एक मिसमैच होगा इनकमिंग में और आउटगोइंग में एक्चुअली, सो शॉर्टफॉल होगा एक्चुअल में। फास्ट ट्रैक कोड बनेगा, उसका ये मतलब नहीं है कि यार अपने बिल्डर को उठा के जेल में डाल रहे हो, 10-10 साल उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करो। भैया अगर आपको निकाल, अब वो नहीं निकलता, भूल जाओ उस पैसे को, बिल्डर को जस्ट किक आउट, उनका नाम ही हटा दो। अगर मान लो टुडेज कैंड्री रेंज से कैलिडोर उसका नाम हटा के जो बना के देता है ना उसी का नाम से रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनबीसीसी बना तो एनबीसीसी कैंड्री रेंज कर दो, कुछ भी कर दो। मैं मान के चलता हूँ अगर वो नॉन फीजिबल है प्रोजेक्ट, सबसे पहली चीज व्हाट वी कैन डू इज मेक देम बेयर शेल अपार्टमेंट। क्योंकि जब उस वक्त जो प्रोजेक्ट्स बिकते थे उसमें बहुत बेसिक लेवल ऑफ फर्निशिंग होती थी, फ्लोरिंग होती थी, बाथरूम फिटिंग से सब होती थी। वैसे आज के डेट में वो कूड़ा है बिल्कुल, वायरिंग, क्योंकि क्या है ना आज के डेट में हर चीज इतनी नई अपग्रेड हो चुकी है कि वैसे भी 80% फ्लैट जिनको मिलेंगे ना उनको तोड़ के वापस से जीरो से बनाना है। तो वाई टू मेक इट एंड वाई टू ब्रेक इट। जो भी फ्लैट डिलीवर करो एक्सटीरियर कंप्लीट करके दो, जैसे ऑफिस स्पेस मिलता है ना बिल्कुल रॉ वैसा फ्लैट मिले। आई थिंक दैट कैन सेव लॉट ऑफ मनी इन ईच फ्लैट एक्चुअली, बहुत अच्छा पैसा बच सकता है वैसे भी। क्योंकि पुराना टाइल, पुराना टॉयलेट वाला जो ये आजकल कहाँ कोई यूज करते। आज देखो हर फ्लैट में पुराने भी लोगों ने तोड़ तोड़ के सारे, मतलब टाइल की जगह टाइल एंड मार्बल लगा लिया, बाथरूम फिटिंग्स कंप्लीटली चेंज कर ली उन्होंने, लाइक दे आर अब लोग जैगुआर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, अब नीचे बात ही नहीं करते। अब वो जमाना चला गया, पहले क्या था चाइना वाला वो मॉर्बी से लाया हुआ कम्बोर्ड होता था, वो नॉर्मल वॉश बेसिन होते थे, नाउ इट्स कंप्लीटली वाइप्ड आउट एक्चुअली। तो रॉ दो, लोग अपना खुद बनाएंगे एक्चुअली, उससे बहुत सारे पैसे बचेंगे। तो एक शॉर्टफॉल वहां से कंपनसेशन हो सकता है। अगर बाय द वे वहां से नहीं होता तो वॉट एवर शॉर्टफॉल कम्स वहां पर प्रोवाइड देम द प्रॉपर एस्केलेशन। मेरे हिसाब से अगर 5 से 10% एस्केलेशन भी दे दे तो प्रोजेक्ट कैन बी मेड, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। और ये चीज इंश्योर करना कि जब प्रोजेक्ट जो बने दैट शुड हैव अ गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और मैं खुद लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपको बेरशल मिलता है, कई बार आप सोचोगे यार रितेश आप क्या बोल रहे हो यार, आप तो हमारे जेब कटवाने में लगे हो। यार ऐसा नहीं है, कोई घिसा पिटा काम मिलेगा उसमें, बेरशल में आप अच्छे से बनाओगे, सीपेजेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप पाइपिंग अपने हिसाब से लगवाना, आप इलेक्ट्रिकल्स अपने हिसाब से लगवाना, नहीं तो ये जो लगा के देंगे ना आपको बता रहा हूँ ये बहुत काम आपको करवाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से बढ़िया घर बनाना, क्योंकि देखो नेचुरल बात है इतने साल बाद जब प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है ना तो बहुत सारे सीपेजेस इशू आ सकती है एक्चुअली। तो आप ज्यादा बेटर तरीके से उसको इस तरीके से बनवाना, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम फ्रेस्को में हुआ कि यूनिटेक ने ना कई प्रोजेक्ट्स ऐसे बेरशल पकड़ा दिए। तो जो यूनिटेक ने थोड़े बहुत काम करके देते वो तो कबाड़ है, जो लोगों ने बेरशल लेके खुद फर्निशिंग करवाई दे आर डूइंग अमेजिंग। और मेरे हिसाब से आज के डेट में क्योंकि फ्लैट प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, पीपल विल बी रेडी टू पे दी एस्केलेशन। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं चाहिए, सपोज बैंक के पैसे रिटर्न करने हैं, जो बैंक को पैसे मतलब जो प्रोजेक्ट में फंडिंग लेके, क्योंकि उसको भी आपको क्लियर तो करना ही पड़ेगा। जो भी अमाउंट सेटल होता है, पुराने वेंडर्स के सेटल होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, पुराने लेंडर्स के सेटल होते हैं, तो जो भी होते हैं चाहे प्रिंसिपल अमाउंट हो बट देना तो पड़ेगा ना अल्टीमेटली। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी तभी आएगी व्हेन दे आर एट अ प्रॉफिट। तो वो ऑप्शन उस हिसाब से लगाएगी कि उस पैसे से वो अपना प्रॉफिट भी कमाएगी, इनफैक्ट वो अपने प्रोजेक्ट को 4-5 साल मैनेज भी करेगी और इनफैक्ट बाद में सारे लीगैलिटी सारे पेपर वो कंप्लीट भी करेगी एंड मेक श्योर कि सारे ड्यूज भी क्लियर करेगी एक्चुअली। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स कैन बी इजीली बिल्ड। एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट जब बन जाएगा, गवर्नमेंट कैन अर्न लॉट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, प्रोजेक्ट्स बनने से लोगों को घर मिलेगा, पीपल विल सेटल हेयर। क्योंकि देखो अगर मार्केट के फोर्सेज के हिसाब से बिल्कुल शहर को छोड़ दो ना तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको बता रहा हूँ जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ वाले लोग हैं ना, फिर दे विल स्टार्ट लिविंग दिस, दे विल मेक अपॉर्चुनिटी इन सम अदर प्लेसेस। और कॉर्पोरेट तो हमेशा मैन पावर के हिसाब से चलता है। कल को मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ घर नहीं मिलेगा, पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड, वो कहीं और जाएंगे, कंपनी भी उठ के चली जाएंगी। तो जो पूरा बेसिक्स पे प्रॉब्लम आएगी ना, क्या करोगे? सिर्फ दिल्ली वालों का एनआरआई को तो प्रॉपर्टी नहीं बेच पाओगे ना, आपको एंड ऑफ द डे यहाँ के अपने लोग भी तो चाहिए। लोग ऐड ही कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो कि हरियाणा सरकार को जब इतना अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, व्हाई यू वांट टू किक देम आउट एक्चुअली। लोगों को काम मिलेगा, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होगी, लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट द जॉब, बहुत सारी कंजम्पशन
कंस्ट्रक्शंस होंगी, हर तरह के बिजनेसेस चलेंगे। जब पीएमसी आती है ना, वो छोटे छोटे बहुत सारे वेंडर्स को भी लाइक इंक्लूड करती है, तो बहुत सारे जॉब्स भी मिल पाएंगे। एक हो सकता है कि जहाँ पर स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अनसेफ हो गया, एक्चुअली ऐसे केसेस आ सकते हैं कि यार अब वो प्रोजेक्ट इतना कबाड़ हो चुका है कि वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल ही वर्थलेस हो सकता है। उस केस में बेस्ट सीन कैन बी, उस वक्त जब प्रोजेक्ट बिकते थे देन इट वाज ओल्ड एफएआर 1.6। आप देखते होगे यार पुराना प्रोजेक्ट्स में ग्रीनरी सब देखते होगे तो क्या मजा आता होगा। टावर के हाइट्स भी कम होते थे, 12-15 फ्लोर की बिल्डिंग होती थी, 50 फ्लैट पर एकड़ होते थे। आइडियली जो 100 फ्लैट पर एकड़ है, आप देखते हो ना, आइडियली चीजें चेंज हो चुकी है। तो उस केस में द बेस्ट सिनेरियो कैन बी स्क्रैप द एंटायर प्रोजेक्ट, मेक इट जीरो, क्योंकि वो पुराना एफएआर हाफ ऑफ दी था आज के डेट में। उस केस में लैंड को बिल्कुल वेकेट करके उसको नए एफएआर के हिसाब से पास कराओ। नेचुरल सी बात है, उसकी फीस भी रिकवर कर लेना उन लोगों से जो है वाली बात। एग्जैक्टली अब जो एक्स्ट्रा एफएआर क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो उस एफएआर को यू कैन सेल इट टू दी थर्ड पार्टी बिल्डर जो उसकी वैल्यू लगाए, उसका एक वैल्यू हो, उस वैल्यू में सब कुछ इंक्लूड हो, बैंक लोन, आइदर यू कैन सेल इट टू द बिल्डर टू द थर्ड पार्टी, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस एफएआर को उसी बिल्डर को लेके आओ, बोले यार तुम इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाओ, ये सारा जितना पचड़ा है इसको सेटल करो। जिस दिन आप कंप्लीट करते हो तो यू आर ओनर ऑफ दिस एफएआर। तो एक तरह से उन्होंने परचेज ही कर लिया, क्योंकि उन्होंने वहां खर्च कर दिया, यहाँ मिल गया उनको। ये तो सबसे आइडियल सिचुएशन है, इसमें तो सारे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे और प्रॉफिट भी मिल जाएगा, थोड़े बहुत कंपनसेशन भी मिल जाएंगे, बैंक को इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल जाएगा और हरियाणा सरकार को स्टैम्प ड्यूटी भी मिल जाएगी। इजीली फ्लैट्स बिक रहे हैं आज के डेट में, उस लोकेशन पर नए तरह की कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। तो ये ज्यादा विन विन सिचुएशन। आई डोंट नो सरकार इतने पचड़े में जाएगी कि नहीं जाएगी। दिस कैन बी द बेस्ट थिंग कि मतलब बहुत इजीली हो सकता है, और फास्ट ट्रैक कोड बना के मतलब एक यूनिफॉर्मिटी सेटलमेंट लेके आओ, तब लोगों को सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के अड़ंगा लगाने वाले, कुछ लोगों के अड़ंगे के चक्कर में सारे लोगों को तो खराब नहीं किया जा सकता ना। ये तो हो गया बहुत बेस्ट तरीका। अगर सपोज मान लो पूरे प्रोजेक्ट वाइज नहीं करना, मतलब इंप्लीमेंट किया जा सकता है, टावर वाइज इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। बायर पोर्टल बनाना है ताकि आपस में कनेक्ट कर सके, चीजों को कर सके, मतलब इस तरह से सारी चीजें रहेंगी। मतलब ये प्रॉपर एक सीरियस डिपार्टमेंट होगा और बहुत अच्छी कमाई है। मैं तो कह रहा हूँ यार, हरियाणा गवर्नमेंट को कह रहा हूँ यार, जो डिपार्टमेंट की सैलरी क्या कमाई हो गई मोटी एकदम, आपको इतना बढ़िया रेवेन्यू आएगा ना, इससे मैं बता नहीं सकता। कई सारे पेंडिंग आपकी ईडीसी आईटीसी होंगे, वो रिकवर हो जाएंगे, कई चीजें रिकवर हो जाएंगे। आज आइडियल पड़ा घास खा रहा है तो ही नहीं ना, लोगों को घर भी मिल जाएगा, सबके लिए विन विन सिचुएशन। थोड़ा जागो भागो सर, इतना लूज मत हो। एक चीज ये हो सकती है जहां पर एरिया आइडेंटिफाई कर दो, मान लो एसपीआर रोड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रखे हैं न्यू गुड़गांव में, या सेक्टर वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हो। उस केस में क्या कर सकते हो कि जो भी अनसोल्ड, सपोज मान लो मेरा कहना है कि जो भी आइडेंटिफाई होते हैं एफएआर या अनसोल्ड इन्वेंट्रीज, या फिर जो बायर्स हैं, मान लो 4 प्रोजेक्ट है, 4 में से 3 प्रोजेक्ट में जो बायर्स है सबको शिफ्ट कर दो, उसमें भी कुछ अनसोल्ड हो, ऐसे करके वाली बात। एग्जैक्टली तो एक प्रोजेक्ट को बिल्कुल खाली करवा दो। अब क्या है, इस लैंड को नए एफएआर के हिसाब से आप ऑक्शन कर दो, उस पैसे से आप ये तीनों प्रोजेक्ट बना दो। ये हो सकता है, पर इसमें थोड़ा टीडीएस इसलिए होगा कि साइजेस अलग है, वेरिएशन अलग है, प्रोजेक्ट अलग है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अलग है, तो देयर कैन बी लॉट ऑफ वेरिएशंस। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो मतलब कर सकती है कि कुछ किसी का साइज ऐड हो गया तो वो एक्स्ट्रा साइज ही कैन परचेज, किसी का कम हो रहा है तो ही कैन गेट द कंपनसेशन। ईजी है, ये सारी चीज हो सकती है। मेरे वीडियोस आगे तक जाएं और गवर्नमेंट बिकम सीरियसली मेक द ओल्ड स्ट्रक प्रोजेक्ट्स। मेरा सपना है कि किसी तरह ये सारे घर बन जाए। थैंक यू गाइस, दिस इज एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।